चर्चा करेंगे यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के 30th एडिशन या कॉप 30 की। तो इससे संबंधित जो है दो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। एक तो ये कि ये कॉप 30 जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया था और इसको किसने प्रिजाइड किया था, एक ये सेट ऑफ क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन कि इंडियन डेलीगेशन जो है किसके द्वारा लीड किया गया था कॉप 30 में, ये क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो कॉप 30 जो है 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच में बेलेम ब्राजील में आयोजित किया गया था, जिसको प्रिजाइड किया गया था आंद्रे अरहाना कोरालो डे लागो द्वारा, जो कि ब्राजील के मिनिस्टर साहब हैं। तो कॉप 30 के ये प्रेसिडेंट थे। इंडियन डेलीगेशन की बात करें तो इसको लीड किया गया था यूनियन मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं। इन्होंने लीड किया था 30th एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस या कॉप 30। मेजर एब्सेंस की बात करें तो ये भी एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि यूएसए ने पहली बार जो है कॉप वाली मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देख लेते हैं। तो ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट इसी समिट के दौरान या इसी 30th एडिशन के दौरान लॉन्च की गई थी, जिसके अंतर्गत जो कूलिंग की डिमांड है वो ट्रिपल हो जाएगी बाय 2050। ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट लॉन्च की गई थी इसी के दौरान, जहां पे चाइना फर्स्ट एमिटर था मीथेन का, सेकंड यूएसए था और थर्ड लार्जेस्ट एमिटर या हाईएस्ट एमिटर मीथेन की वो इंडिया थी। और इंडिया ने एमिट किया है 9% ऑफ ग्लोबल शेयर ऑफ मीथेन। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 यहीं पे लॉन्च किया गया था, जहां पे इंडिया की रैंक है 9th। बिरसा 101 क्या है, तो इससे आपसे पूछा जाएगा बिरसा 101 क्या है और किसने लॉन्च किया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं बिरसा 1 क्या है। तो बिरसा 101 ये है, ये इंडिजिनस इंडिया की स्वदेशी निर्मित क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी सिकल सेल डिजीजेस के लिए, सिकल सेल डिजीजेस के लिए बिरसा 101 जो है ये क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी है, जिसको लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा। इन्होंने लॉन्च किया है बिरसा 101। क्या पर्पज है, ट्रीट करना सिकल सेल डिजीज को, स्पेशली अमंग ट्राइबल पॉपुलेशंस। लॉन्च देख लिया हमने, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो सीएसआईआर इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी द्वारा इसको डेवलप किया गया है। कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, तो NFN-Cas9 क्रिस्पर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी को डेवलप किया गया है। किसने कोलैबोरेट किया है, तो यहां पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो कोलैबोरेट किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ फॉर टेक्नोलॉजी स्केल अप एंड अफोर्डेबल थेरेपी। कैसे काम करती है, तो जो पेशेंट के स्टेम सेल्स होते हैं जहां पे सिकल म्यूटेशन होता है, उनको एडिट किया जाता है क्रिस्पर की मदद से और उनमें रीइंफ्यूज किया जाता है हेल्दी ब्लड सेल्स को, जिसकी वजह से जेनेटिक लेवल पे जो डिजीज हो रही थी वो क्योर हो जाती है, वो रुक जाती है। डेडिकेट किसको किया गया है, तो नाम से समझ में आ रहा है भगवान बिरसा मुंडा जी को, उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी पे ये लॉन्च किया गया है बिरसा 101। इंडिया की यूएसए के साथ डील के संबंध में ये क्वेश्चन है और यहां पे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इंडिया ने MH-60R सपोर्ट के लिए किस कंट्री से डिफेंस डील साइन की है, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि MH-60R जो सीऑक हेलीकॉप्टर है ये कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो इंडिया ने 7,995 करोड़ की डील की है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर के लिए, और इस हेलीकॉप्टर को बनाया जाता है लॉकहीड मार्टिन द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच इंडियन नेवी के लिए 24 MH-60R सीऑक हेलीकॉप्टर्स की डील हुई है। नेक्स्ट न्यूज है नज कैंपेन के ऊपर। तो नज कैंपेन से आपसे दो चीजें पूछ सकते हैं कि नज कैंपेन किसने लॉन्च किया है और नज कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो नज कैंपेन को जो है लॉन्च किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा, जिसका पर्पस ये होगा कि वॉलेंट्री डिस्क्लोज किया जाए फॉरेन एसेट्स और ओवरसीज इनकम को। लॉन्च किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा, जिसमें फॉरेन एसेट्स और फॉरेन सोर्स इनकम को वॉलेंट्रीली रिपोर्ट किया जाएगा। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, तो प्रूडेंट अप्रोच अपनाया गया है। कैंपेन मैकेनिज्म जो है SMS और ईमेल एडवाइजरीज जाएंगी टैक्स पेयर्स को। सीबीडीटी की बात करें तो सीबीडीटी के चेयरमैन है रवि अग्रवाल जी और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1964 में। सी डॉट ने MOU साइन किया है IIT रुड़की के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश करने के लिए। तो आपसे यही पूछेंगे कि सी डॉट ने किस कंपनी किस इंस्टीट्यूशन के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश करने के लिए MOU साइन किया है, तो यह है IIT रुड़की। और इसका पर्पस क्या होगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस चीज के लिए, एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए IIT रुड़की ने सी डॉट के साथ एस्टैब्लिश किया है, MOU साइन किया है, ताकि इंडिजिनस R&D इन एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा सके। सी डॉट और IIT रुड़की। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है लोन असम और मेघालय के लिए। तो देख लेते हैं क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, कितना किया है और कौन से
सेक्टर के लिए ये किया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 475.8 मिलियन लोन प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पे अलग अलग लोन प्रोवाइड किए गए हैं। तो आसाम को जो है 398.8 मिलियन डॉलर्स लोन प्रोवाइड किया गया है, किसके लिए? हेल्थ केयर और मॉडर्नाइजेशन के लिए। और मेघालय को अलग एलोकेशन हुआ है 77 मिलियन डॉलर्स का, किस चीज के लिए? इको टूरिज्म और सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स के लिए। तो दो अलग अलग स्टेट है, दो अलग अलग सेक्टर्स है और दो अलग अलग अमाउंट है, किसके द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। मिस यूनिवर्स 2025 के 74th एडिशन के बारे में चर्चा करेंगे और प्रोबेबली यहां से क्वेश्चन फ्रेम होगा कि 75th मिस यूनिवर्स कहां पे आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित किया जाएगा पोर्टो रिको 2026 में, 75th मिस यूनिवर्स। अब बात करते हैं 74th एडिशन की। तो 74th एडिशन की विनर रही है फातिमा बॉश फर्नांडिस, जो कि मेक्सिको से आती हैं। इनको क्राउन किया गया है 2024 की मिस यूनिवर्स विक्टोरिया जार थेलविक द्वारा, जो कि डेनमार्क से आती हैं। रनर अप की बात करें तो फर्स्ट रनर अप रही है प्रवीण सिंह, जो कि थाईलैंड के नेशनैलिटी जो होल्ड करती हैं। सेकेंड रनर अप स्टेफनी अबासिल वेनेजुएला से और थर्ड रनर अप रही हैं अथीसा मनालो फिलीपींस से। इंडिया के कंटेस्टेंट की बात करें तो टॉप 30 में मनिका विश्वकर्मा जी थी, जो कि राजस्थान से आती हैं। डेट एंड वेन्यू की बात करें 74th एडिशन को आयोजित किया गया था थाईलैंड में, जिसकी थीम थी द पावर ऑफ लव, फोकसिंग ऑन यूनिटी, एम्पावरमेंट एंड रेजिलियंस। 74th एडिशन को होस्ट किया गया था स्टीवन बायर्न द्वारा, जो कि अमेरिकन कॉमेडियन है। इंडिया में जजेस पैनल की बात करें तो इंडिया की साइना नेहवाल जी, जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्होंने जजेस पैनल में अपनी पार्टिसिपेट किया था, मतलब जज के तौर पे इन्होंने वहां पे अपना पार्टिसिपेशन शो किया था 74th एडिशन में। नेक्स्ट एडिशन हमने देखा कि ये पोर्टो रिको में आयोजित किया जाएगा साल 2026 में। डीपी वर्ल्ड ने अपॉइंट किया है अभिषेक शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि अभिषेक शर्मा कौन सी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, या तो ये पूछा जाएगा डीपी वर्ल्ड के ब्रांड एम्बेसडर्स कौन कौन हैं। तो अभिषेक शर्मा जो है ये डीपी वर्ल्ड के नए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर और टॉमी फ्लीटवुड जी हैं, जो कि डीपी वर्ल्ड के एम्बेसडर रहे हैं। टाटा विमेन प्रीमियर लीग के जो ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर होगी वो होगी बिस्लेरी। तो आपसे यही पूछा जाएगा बिस्लेरी ने किसके साथ पार्टनरशिप की है ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर के तौर पे, तो वो है टाटा विमेन्स प्रीमियर लीग। और ड्यूरेशन क्या होगा इस पार्टनरशिप का, तो 2 साल के लिए जो है ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर रहेगी टाटा विमेन प्रीमियर लीग की कौन सी कंपनी? बिस्लेरी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 13 नई बुश फ्रॉग स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है, जिनको बोला जाता है राव ऑर्केस्टिस। तो आपसे पूछा जाएगा कितनी नई स्पीशीज हैं, तो 13 नई स्पीशीज हैं। किस इंस्टीट्यूट ने आइडेंटिफाई किया है, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। और ये किस फ्रॉग के किस जीनस को बिलोंग करती हैं, तो राव ऑर्केस्टिस को बिलोंग करते हैं बुश फ्रॉग्स। ठीक है, याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में 6 स्पीशीज ढूंढी गई हैं, मेघालय में 3 और सिंगल स्टेट स्पीशीज में 4 ढूंढी गई हैं। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स के 22nd एडिशन के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो प्रोबेबली यहां से 5-6 सवाल बन सकते हैं। पहले आपसे पूछा जाएगा कि किस सिटी को रैंक किया गया है सबसे पॉपुलर सिटी यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 में, तो ये सिटी है जकार्ता, जहां पे 41.9 मिलियन पॉपुलेशन है। फिर आपसे पूछा जा सकता है नई दिल्ली की क्या रैंक रही है, तो नई दिल्ली की जो रैंक रही है एज मोस्ट पॉपुलर सिटीज वो रही है 4th विद 30.2 मिलियन पॉपुलेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्ट, तो ये है यूएन देसा, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। फिर आपसे पूछा जा सकता है 2025 में कितनी मेगा सिटीज एग्जिस्ट करती हैं, तो 33 मेगा सिटीज एग्जिस्ट करती हैं एज पर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट के अंतर्गत कौन सी सिटीज अपीयर हुई है टॉप 10 में एज मोस्ट पॉपुलस, तो नई दिल्ली है जो कि 4th रैंक पे है और कोलकाता की रैंक है 9th। ठीक है, तो ये कुछ डायमेंशन से जहां पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। नई मेथोडोलॉजी की बात करें वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट में, तो डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन भी इसमें इंक्लूड की गई है, सिटीज, टाउन्स और रूरल एरियाज। मेगा सिटीज हमने देखा 33 हैं, इससे पहले 1975 में मेगा सिटीज जो थी वो थी 8th। टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर सिटीज देखें तो पहले पे जकार्ता है हमने देखा, सेकंड पे है ढाका 36.6 मिलियन जहां पे पॉपुलेशन है, थर्ड पे है टोक्यो, 4th पे है न्यू दिल्ली, 5th पे है शंघाई। अरुणाचल प्रदेश के 2 प्रोडक्ट ब्लेड दाव और याक चुरपी को जीआई टैग मिला है। आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से 2 प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग मिला है नवंबर 2025 में, तो ये है दाव ब्लेड और याक चुरपी। फिर आपसे पूछा जा सकता है जीआई रजिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जिनके अंदर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड आता है, ये एडमिनिस्टर करती है जीआई रजिस्ट्री को। फिर आपसे पूछा जा सकता है याक चुरपी क्या है, तो ये मिल्क है इंडिजिनस अरुणाचली याक ब्रीड का, याक ब्रीड का मिल्क है जिसको
को जीआई टैग मिला है। कितनी वैलिडिटी होती है जीआई टैग की? तो 10 वर्षों की वैलिडिटी होती है, जिसको हर 10वें साल में रिन्यू किया जाता है। इंडिया के फर्स्ट जीआई टैग की बात करें तो दार्जिलिंग टी 2004 में पहली प्रोडक्ट थी जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ था। अबाउट दाव, दाव ब्लेड के बारे में बात करें तो ये हैंड क्राफ्टेड ट्रेडिशनल फॉर्जिंग सिंबल है ट्राइबल आइडेंटिटी का, करेज का और क्राफ्ट्समैनशिप का। ठीक है। नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है? तो ये है मथुरा जरी पोशाक और मेरठ का बिगुल। मेरठ का बिगुल और मथुरा जरी पोशाक जो है नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश की तरफ से रिसीव की जाने वाली जीआई टैग प्रोडक्ट्स है। मथुरा जरी पोशाक क्या है? तो ये ट्रेडिशनली एम्ब्रॉयडर्ड टेक्सटाइल है गुड और सिल्वर जरी थ्रेड्स के साथ, जो कि एसोसिएट किए जाती है भगवान श्री कृष्ण के साथ। और मेरठ बिगुल जो है ये ब्रास का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बजाया जाता है फ्रीडम स्ट्रगल्स और वॉर्स में, तो ये हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 28 नवंबर 2025 को कर्नाटका और गोवा में विजिट थी। वहां पे क्या क्या कार्यक्रम हुआ है देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि रिलीजियस प्रोग्राम कौन सा था कर्नाटक में जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें तो ये श्री कृष्ण मठ द्वारा आयोजित लक्षा कांता गीता परयान था, जिसमें मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। और दूसरी चीज आपसे ये पूछी जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गोवा में क्या अनवील किया है? तो 77 फुट का ब्रोंज स्टैचू है भगवान श्री राम की, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है, उनको क्या किया गया है? उसको अनवील किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आप ध्यान में रखिएगा। 77 फीट की ब्रोंज स्टैचू है प्रभु श्री राम की। 29 ऑफ नवंबर को लॉन्च किया गया है टैक्स रैम्स स्कीम। अब देख लेते हैं इससे क्या क्या संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि टेक्सटाइल इनोवेशन के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है और उसका आउटले क्या है? तो टैक्स रैम्स स्कीम नाम है जिसके अंदर टेक्सटाइल इनोवेशन किया जाएगा और इसका जो टोटल आउटले है वो 305 करोड़ रुपए का है। कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करेगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इंप्लीमेंट करेगी। कौन सी टाइप की स्कीम है ये? तो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। इंप्लीमेंटेशन पीरियड क्या होगा टैक्स रैम्स का? तो फिस्कल ईयर 26 से फिस्कल ईयर 31 तक जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा टैक्स रैम्स को। इसके कोर कंपोनेंट्स देखें तो रिसर्च इनोवेशन, डेटा एनालिटिक्स एंड डायग्नोस्टिक्स, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड स्टैटिस्टिकल सिस्टम, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड नॉलेज इकोसिस्टम एंड स्टार्टअप एंड इनोवेशन सपोर्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, टैक्स रैम्स स्कीम थे। इसका फुल फॉर्म है टेक्सटाइल फोकस रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग एंड स्टार्टअप स्कीम। 27 नवंबर को इनॉग्रेट किया गया है 2 डॉपलर वेदर रडार्स। तो आपसे पूछा जाएगा किसने इनॉग्रेट किया है, कहां पे इनॉग्रेट किया है और कवरेज रेंज क्या है? तो जो दो डॉपलर वेदर रडार्स हैं इनको लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। कहां पे ये लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है डॉपलर वेदर रडार्स? तो एक रायपुर छत्तीसगढ़ में और दूसरा जो है मैंगलुरु कर्नाटका में लॉन्च किया गया है डॉपलर वेदर रडार्स। इनका कवरेज रेंज क्या होगा? तो 250 किलोमीटर तक जो है डॉपलर वेदर रडार्स का कवरेज रेंज होगा। रेलटेल ने नोकिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया है नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस और मेट्रो ऑप्टिकल नेटवर्क्स को डेवलप करने के लिए। तो सिर्फ इसमें यही पूछा जाएगा कि किसके साथ नोकिया ने पार्टनरशिप की है? तो रेलटेल कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके अंतर्गत रेलटेल के नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस को मॉडर्नाइज किया जाएगा और ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट को एनहांस किया जाएगा अक्रॉस इंडिया। इंडिया और अफगानिस्तान स्टैब्लिश करेंगे बायलैटरल जॉइंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आपसे यही पूछा जाएगा कौन सी दो कंट्रीज स्टैब्लिश करेंगी जॉइंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? तो इंडिया एंड अफगानिस्तान। फिर आपसे पूछा जा सकता है किस विजिट के दौरान ये जॉइंट चैम्बर की चीज जो है डिसाइड की गई थी? तो अफगान कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर थे अलहाज नूरुद्दीन अजीजी, जिनकी विजिट पे जॉइंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए अग्रीमेंट किया गया है। फिर आपसे पूछा जाएगा कौन सी नई कनेक्टिविटी इनिशिएटिव लॉन्च की गई है इस पार्टनरशिप को सपोर्ट करने के लिए? तो नई एयर फ्रेट कॉरिडोर स्टैब्लिश किए जाएंगे काबुल और दिल्ली के बीच और काबुल और अमृतसर के बीच में। ठीक है। अब आपसे फिर यह पूछा जाएगा कि नए फ्रेमवर्क के अंदर दोनों देश कौन से एक नए अपॉइंटमेंट करेंगे? तो दोनों देश जो है अपॉइंटमेंट करेंगे कमर्शियल एंड ट्रेड अटैचीज का नई दिल्ली और काबुल में। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, डिप्लॉय किया गया है। तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि कहां पे ये डिप्लॉय किया गया है, और दूसरी चीज ये पूछी जाएगी कि किस इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है। तो मेजरली दो डायमेंशंस में से यहां से सवाल आएंगे। तो देख लेते हैं। तो ये जो इंडिया का पहला इंडिजिनस वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है इसको डिप्लॉय किया गया है विजिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड केरला में, और इसको डेवलप किया गया है IIT मद्रास द्वारा।
इंडिया में पहली बार बायो प्रोसेस डिजाइन और स्केल अप फैसिलिटी वन बायो लॉन्च किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वन बायो कहां पे लॉन्च किया गया है, तो ये तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। ये क्या फैसिलिटी है, तो ये बायो प्रोसेस डिजाइन और स्केल अप फैसिलिटी है। कहां पे लोकेटेड है, जिनोम वैली हैदराबाद तेलंगाना में। तो ये क्या है, ये इंडिया की पहली सिंगल यूज बायो प्रोसेस डिजाइन और स्केल अप फैसिलिटी है। बाकी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैंपस साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्निकल कैपेबिलिटी और मैन पावर कैपेसिटी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप ये देख लीजिए किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, तो डॉक्टर डी श्रीधर बाबू है, मिनिस्ट्री फॉर आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तेलंगाना के, जिन्होंने जिनोम वैली हैदराबाद तेलंगाना में जो है लॉन्च किया है वन बायो, जो कि इंडिया की पहली सिंगल यूज बायो प्रोसेस डिजाइन और स्केल अप फैसिलिटी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने लॉन्च किया है इंडिया 2025 आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट। तो आपसे यही पूछा जाएगा किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है ये रिपोर्ट, जिसका टाइटल है इंडिया 2025 आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इसके अंतर्गत इंडिया का प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ कितना है साल 2026 के लिए, तो ये है 6.6% का। फिर आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि आईएमएफ ने कैसे रिक्लासिफाई किया है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रेजिम को, तो क्रॉल लाइक अरेंजमेंट किए जो है क्लासिफाई किया गया है, रिक्लासिफाई किया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रेजिम को। फिर आपसे इन्फ्लेशन रेट भी पूछा जा सकता है, कितना रहेगा लगभग, तो 2.8% रहेगा एज पर इंडिया 2025 आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट। ऑस्कर 2026 की रेस में एंटर की है इंडिया की एनिमेटेड फिल्म महाअवतार नरसिम्हा। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि किस इंडियन फिल्म को क्वालिफाई किया गया है ऑस्कर 2026 के लिए, तो ये है महाअवतार नरसिम्हा। आपसे पूछा जाएगा कौन सी कैटेगरी में कंपीट करेगी, तो बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म में ये कंपीट करेगी 98th अकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर अवार्ड्स में, महाअवतार नरसिम्हा। किसने डायरेक्ट किया है आपसे ये पूछ सकते हैं, तो अश्विन कुमार जी जो है डायरेक्टर है महाअवतार नरसिम्हा के। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 98th ऑस्कर सेरेमनी कब आयोजित की जाएगी, तो ये 16 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी। सिग्निफिकेंस क्या है, तो महाअवतार नरसिम्हा जो है ये पहली इंडियन एनिमेटेड फिल्म है जो कि ऑस्कर रेस में आ गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी चेयर करेंगे आईआईडीईए को। आईआईडीईए क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। साल 2026 में जो हेड होंगे वो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी होंगे। ये 3 दिसंबर 2025 से चार्ज को अज्यूम करेंगे। कहां पे है ये, तो ये स्वीडन में है, ये चेयर रहेंगे आईआईडीईए के। आईआईडीईए की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1995 में, और मेंबर जो है 35 मेंबर कंट्रीज हैं, और यूएसए और जापान जो है ये ऑब्जर्वर्स हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है ये कहां पे है, तो ये स्टॉकहोम स्वीडन में है। कब से ज्ञानेश कुमार जी अज्यूम करेंगे चेयर ऑफ आईआईडीईए, तो 3 दिसंबर 2025 से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी। और कौन सी कंट्रीज हैं, कौन कौन से ऑब्जर्वर्स हैं, तो यूएसए और जापान जो है ऑब्जर्वर्स हैं।